Good morning, students. Today we are going to start the poem An Elementary School Classroom in a Slum. Its poet is Stephen Spender. हेरोल्ड स्पेंडर, जो कि एक इंग्लिश पोइट हैं और नॉवलिस्ट एसेइस्ट हैं, और इन्होंने अपनी लाइफ में जो कंसंट्रेट किया है वो ऐसे थीम पर किया है जिसमें कि एक ऐसी श्रेणी है जो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में एक ऐसे संघर्ष का अनुभव करती है कि उसके साथ पूरी लाइफ में सोशल इनजस्टिस होता है। स्टीफन हेरोल्ड स्पेंडर का जन्म 28 फरवरी 1909 को हुआ और इनकी मृत्यु 16 जुलाई 1995 को हुई। स्टीफन स्पेंडर की सबसे अच्छी रचनाओं में से है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये पोएम जो है ये हमें उन ऐसे बच्चों के बारे में बताती है जिनका पूरा जीवन गंदी बस्तियों में बीतता है और जिनके जीवन की जो वास्तविक खुशियां हैं उनको प्राप्त करने का उनको कोई अवसर नहीं मिलता है और वो पूरा जीवन जो है स्ट्रगल करते हैं और उनका भविष्य जो है अंधकार में होता है। ऐसी ही एक चिंता को व्यक्त करते हैं कवि अपनी इस पोएम में। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn around their pillar, the tall girl with her way down head, the paper-seeming boy with red eyes. तो कवि कहता है कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स का मीनिंग यहाँ पर है अचानक आने वाली शक्तिशाली लहरें। सो कवि इसको एक सिंबल की तरह यूज़ करता है क्योंकि चिल्ड्रन आर लाइक गस्टी वेव्स दैट आर फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी बट नो सच लाइफ और एक्टिविटी इज सीन इन द फेसेस ऑफ द पुअर चिल्ड्रन। बच्चे जो होते हैं उनका तेज होता है, उनके चेहरे पर एक चंचलता भरी होती है, लेकिन वो कहता है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। तो ऐसी गस्टी वेव से, ऐसे अचानक जो एक चंचलता वाला चेहरा होता है, ऐसी शक्तिशाली लहरों वाला चेहरा होता है, जो एक नटखटता बच्चे के अंदर होती है, वो नटखटता से बहुत कहीं ज़्यादा दूर हैं इन बच्चों के चेहरे। उनसे कहीं भी इनके चेहरे जो हैं मेल नहीं खाते हैं। ये ऐसी चंचलता वाले चेहरे नहीं हैं जो बच्चों के होने चाहिए। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पिलर। तो कहता है कि वो बात इनमें कहीं है ही नहीं। इनके जो पीले पड़े हुए चेहरे हैं, पिलर पीले रंग के, उनके चेहरों के आसपास जो उनके बिखरे हुए बाल हैं, हेयर टॉर्न अराउंड देयर पिलर, तो उनके चेहरों के आसपास जो बिखरे हुए बाल हैं वो कैसे नज़र आते हैं कवि को? लाइक रूटलेस वीड, जड़ विहीन जो खरपतवार होता है जो आप खेतों में देखते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं हम समझते हैं, उस खरपतवार की तरह से उनके बाल जो हैं उनके चेहरों के आसपास बिखरे पड़े हैं और उनमें उनके चेहरों पे कोई तेज नहीं है। पिलर का मतलब यहाँ पर उसने लिया है कि जैसे वो रक्तहीन चेहरे हैं, उनमें रक्त की बूंद भी नहीं है, कोई रक्त का प्रवाह नहीं है, कोई ताजगी उनके चेहरे पर उसको नज़र नहीं आती है। द टाल गर्ल विद हर वे डाउन हेड। तो कहता है कि एक लड़की भी बैठी है वहाँ पे अपना सिर झुकाए हुए, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे डाउन हेड, उसका जो सिर है, जो उसके सिर का जो अपना वजन है वो उससे ही झुक गया है। वो लड़की इतनी कमज़ोर है, इतनी लंबी है और उसका सिर जो है वो बड़ा है उसके शरीर की अपेक्षा, तो लगता है जैसे वो अपने ही वजन से झुका हुआ हो। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आइज़, और वहाँ पे एक लड़का और बैठा है। पेपर सीमिंग बॉयज़, पेपर सीमिंग मतलब कागज़ के जैसा प्रतीत होने वाला, बहुत ही जो कमज़ोर है लड़का, ऐसा प्रतीत करता होता है जैसे जितना पतला है कि जितना कागज़ होता है। तो पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आइज़, वो वहाँ पे एक पतला सा लड़का जो कोने में बैठा है वो, और जिसकी
चूहे जैसी आंखें हैं। चूहे जैसी आंखें का मतलब यहाँ पे है, आप देखिए कि चूहा को आप जब देखेंगे तो उसकी आंखें छोटी छोटी होती हैं और जैसे वो डरी हुई सी प्रतीत होती हैं। तो ठीक वैसे ही कवि को उस लड़के की आंखें जो हैं वो डरी हुई सी, जीवनहीन सी, जिनमें कोई चमक नहीं है, ऐसी प्रतीत होती है। और पूरा वातावरण उसको ऐसा लगता है जैसे बहुत डरे हुए, बहुत सहमे हुए और जिनमें जीवन का कोई संचार ना हो, ऐसे बच्चे उस क्लासरूम में बैठे हुए हैं, जिसका कवि यहाँ पर वर्णन कर रहा है अपने शब्दों में। अब कॉम्प्रिहेंशन के लिहाज से इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, हु वर दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे कौन हैं? तो कौन है ये बच्चे? दे आर द हु आर दीज चिल्ड्रन? दे आर द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स, ये गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने आए हैं। What does the poet mean by gusty waves? Gusty waves का मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया, तो क्या बताया? The gusty waves are the symbolic of the restless life and activity that are a mark of childhood. तो गस्टी वेव एक सिंबॉलिक मीनिंग है, प्रतीकात्मक शब्द है यहाँ पर एक रेस्टलेस लाइफ का। जैसे बच्चों का जीवन में एक निश्चलता होती है, वो चलते रहते हैं, और एक सक्रियता होती है, एक्टिविटी होती है उनकी लाइफ में, और वही एक बचपन की निशानी होती है, वो ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। वाई इज़ द टाल गर्ल्स हेड वे डाउन, और उस लंबी सी लड़की का सिर जो है क्यों झुका हुआ है? द मिजरी एंड लिस्टलेसनेस ऑफ पॉवर्टी हैव वे डाउन द टाल गर्ल्स हेड, उसकी दुखों ने और उसकी जो गरीबी है उसके वजन से ही उस लड़की का सिर झुक गया है, क्योंकि उसके जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ़ें हैं, और उसको खाने को कम नहीं मिलता है पूरा, और उसका सिर ही सिर दिखाई देता है, बाकी शरीर जो है वो बहुत ही पतला है। और इस कारण से कहता है कि गरीबी के कारण जो है उसका शरीर का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि वो ऐसा लगता है कि गरीबी ने उसके शरीर को झुका दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फर्स्ट 2 lines. There is the metaphor of gusty waves in the opening line and the simile of rootless weeds in the second line of the stanza. मेटाफर अलंकार यहाँ पे इसने प्रयोग किया है। इसमें क्या करते हैं, हम इसमें किसी की तुलना नहीं करते हैं किसी से, बल्कि उस चीज़ को ही, वही उसके गुणों के आधार पर उसी को हम उस चीज़ को मान लेते हैं कि वही वो चीज़ है, उस जैसी वो चीज़ है। और सिमिली में क्या होता है कि हम एक चीज़ की तुलना दूसरे से करते हैं कि इसकी तरह, इसके जैसा। उसमें हम लाइक और एज वर्ड का यूज़ करते हैं, इसमें हम लाइक और एज वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं मेटाफर में। तो गस्टी वेव्स आया है जैसे फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स। अब गस्टी वेव्स को इसने मान लिया है, बचपन का प्रतीक मान लिया है, तो यहाँ पे इसने बचपन मान लिया है गस्टी वेव्स को। और सेकंड लाइन में देखिए, लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक रूटलेस वीड्स। तो लाइक रूटलेस वीड्स में क्या है, ये लाइक शब्द आ जाता है और एज शब्द जहाँ पे भी आता है वहाँ पे आपका सिमिली अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पे जो इन्होंने फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है, एक तो सिमिली हुआ सेकंड लाइन में और फर्स्ट लाइन में हुआ है मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द वर्ड पेलर मीन? पेलर मीन क्या है? इट मीन्स एबनॉर्मल पेलनेस ऑफ द बॉडी, भाई शरीर का असामान्य पीलापन, जो किसी कमजोरी या जैसे एनीमिया के जो मरीज़ होते हैं जिनमें रक्त की कमी पाई जाती है, उनका जो है पीला पड़ जाता है। तो उस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे पेलर को यूज़ किया है। पेलर का मीनिंग ये लिया है कि बहुत ही, मतलब ये पेल की जो है सेकंड डिग्री है। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स डिसाइटिंग अ फादर्स ग्नेरल डिजीज। अब यहाँ पे कवि कहता है कि एक बच्चा जो बैठा है जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं, तो उसकी जो है हड्डियाँ वो मुड़ गई हैं, जो मुड़ी हुई हैं। स्टंटेड का मतलब होता है नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड,
जिसका यानी कि अच्छे तरीके से विकास ना हुआ हो। तो अनलकी हियर, हियर का मतलब जो उसको विरासत में, तो दुर्भाग्यवश उसको विरासत में ऐसी बीमारी प्राप्त हुई है जिससे उसकी हड्डियां मुड़ गई हैं और उनमें गांठें पड़ गई हैं। ट्विस्टेड बोन, ट्विस्टेड बोन हड्डी, मुड़ी हुई हड्डियों वाली बीमारी उसको अपने पिता से मिली है। रिसाइटिंग, वो अपना लेसन पढ़ रहा है। अ फादर्स ग्रेनल डिजीज़, मरी हुई सी आवाज़ में, जैसे उसको ये बीमारी भी अपने पिता से मिली हो, और उसी को वो दोहरा रहा है कि उसकी आवाज़ भी ऐसी है और कुपोषण के कारण जैसे उसकी हड्डियां भी जो हैं वो मुड़ गई हैं, उनमें गांठें बन गई हैं, और वही अपना डेस्क पे बैठा हुआ अपना लेसन जो है, वो पाठ जो है दोहरा रहा है, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और पीछे क्लास के मंदम सी रोशनी में एक और बैठा है, एक और बच्चा बैठा हुआ है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक और बच्चा बैठा हुआ है जिसका पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, जो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही छोटा सा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। तो उसका ध्यान कहाँ है? वो खिड़की के पास बैठा हुआ है, तो खिड़की के बाहर एक पेड़ लगा है और उस पर कुछ गिलहरियाँ खेल रही हैं, और उसका सारा ध्यान जो है उन गिलहरियों के गेम पर है। वो बाहर की ओर देख रहा है, उसकी आंखों में बस वही सपने हैं बाहर के, जो कि गिलहरियाँ जो है जैसे कैसा उनका जीवन होता होगा। तो अगर बच्चे होते हैं, जैसे उनका ध्यान भटक जाता है तो किसी और भी जो है देखते रहते हैं और कल्पना करते हैं अपने जीवन की उस प्रकार से। तो वैसे ही वो कल्पना कर रहा है, उन्हीं स्वप्नों में वो खोया हुआ है कि किस प्रकार से उनका जीवन होगा, कैसे वो खेलती होंगी, जैसे वो पेड़ पर उछल रही हैं, चढ़ रही हैं, उतर रही हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हु इज़ द अनलकी हियर एंड व्हाट हैज़ ही इनहेरिटेड, कि वो उस दुर्भाग्यपूर्ण बच्चा कौन है और उसको विरासत में क्या मिला है। तो स्टंटेड बॉय वाज द स्टंटेड बॉय विद ट्विस्टेड बोन्स इज द अनलकी हियर, ही हैज़ इनहेरिटेड हिज डिजीज़ फ्रॉम हिज फादर। तो वो कौन है? वो गांठ पड़ी हुई हैं जिसकी हड्डियां मुड़ी हुई हैं, वो बच्चा है दुर्भाग्य वाला, और उसको अपने विरासत में जो है पिता से ये बीमारियां मिली हैं। और व्हाट इज़ द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग, वो क्या दोहरा रहा है, क्या उच्चारण कर रहा है? द स्टंटेड बॉय इज़ रिसाइटिंग हिज लेसन, और वो क्या कर रहा है? अपना लेसन को जो है रिसाइट कर रहा है। हु इज़ सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, और डिम रोशनी के अंदर जो बैठा हुआ है वो कौन बैठा हुआ है? अ स्वीट लिटिल बॉय इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है, पूछ सकते हैं ये, वाई इज़ द डिम क्लास। डिम क्लास का मतलब क्या है? क्लास का जो है रोशनी वो मंदम क्यों है? द क्लास इज़ डिम बिकॉज देयर इज़ नो अरेंजमेंट ऑफ गुड लाइटिंग। तो वहाँ पे लाइटनिंग का कोई जो है अच्छा प्रबंध नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे जो है डिम है। आपको देख सकते हैं कई जगह रोशनी का जो है प्रबंध नहीं होता है, कमरे में एक आध खिड़की होती है तो रोशनी उसी से आती है। हाउ इज़ द यंग चाइल्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो कैसे डिफरेंट है दूसरों से? ही हैज़ ड्रीमी आइज़, उसकी स्वप्निल आँखें हैं, वो सपने देखता है, वो विचारों में खोया रहता है, जिस चीज़ को देखता है उसमें खुद को इमेजिन करता है। What is he doing, और वो कर क्या रहा है? He is dreaming how squirrels play in their tree room, कि अपने जो पेड़ पे उनकी क्वार्टर बनी हुई है, क्वार्टर का मतलब जो पेड़ में वो सुराख होते हैं उनमें से वो गिलहरियाँ निकल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तो वो उनके बारे में जो है, उनके गेम के बारे में सपने देख रहा है। He is dreaming how squirrels play in their tree room। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is a tree room? ट्री रूम का मतलब क्या है यहाँ पर? ट्री रूम मीन्स द होल इन द ट्रंक ऑफ द ट्री वेयर स्क्विरल्स लिव। तो जहाँ पे वो गिलहरियाँ रहती है, पेड़ के अंदर खोखरे पेड़ होते हैं तो उनके अंदर होल बने होते हैं, तो उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। ट्री रूम उनके लिए कवि ने जो है एक वर्ड का प्रयोग किया है। ऑन शॉर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस at dawn civilized dawn
राइडिंग ऑल सिटीज़, बेल्ड फ्लावरी, टायरलेस वैली, ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। तो कवि यहाँ पर क्या करता है, अब उसने बच्चों के बारे में बताया है, अब वो क्लासरूम का जो वातावरण है उसको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करता है इन पंक्तियों में। तो वो क्या कहता है कि कमरे की जो दीवारें हैं, ऑन शोर वॉल क्रीम्स, उन दीवारों से ऐसी गंध आती है जैसे किसी खट्टी क्रीम से जैसी गंध आती हो, उन दीवारों से ऐसी गंध आ रही है। डोनेशंस, और वहाँ पे जो जितनी चीज़ें लगी हुई हैं वो सभी की सभी क्या है, वो दान दी गई हैं। डोनेशन का मतलब क्या होता है, दान में दी गई चीज़ें, गिफ्ट्स ऑफ मनी, क्लॉथ्स एट्सेट्रा, जो कि दान में दिए जाते हैं। या फिर फ़ैन वगैरह, वहाँ पे फ़ैन वगैरह का तो जिक्र नहीं है खैर इसमें, लेकिन जो भी चीज़ें दी गई हैं वो दान में दी गई है, वहाँ पे जो भी लगी हुई हैं, पेंटिंग वगैरह जो भी हैं। और अब वहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं, कुछ उनका जिक्र कवि करता है। शेक्सपियर्स हेड, तो एक तो वहाँ पे पिक्चर लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है, शेक्सपियर की धड़ वाली तस्वीर लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, एक ऐसा चित्र लगा हुआ है जो बादलों से रहित है, बादल रहित प्रभात का चित्र। डॉन क्या होता है, प्रभात, प्रभात मतलब सुबह का जो मौसम होता है, समय होता है, उसको डॉन बोलते हैं। और इसका डस्क जो होता है, DUSK, उसको बोलते हैं गोधूली, वो शाम का होता है। तो यहाँ पे क्या है, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और एक बड़े से गुंबद का चित्र भी लगा हुआ है। सिविलाइज्ड डोम मतलब उस गुंबद को क्या माना जाता है, पूरे यूरोप में, वहाँ पर पूरे सभी शहरों में जो उसको एक सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। बेल्ड फ्लावरी टायरलेस वैली, और फूलों वाला चित्र लगा हुआ है एक, जिसमें घंटी होती है, जैसे बेल होती है उसकी शेप वाले, बेल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, बेल शेप्ड फ्लावर्स, तो घंटी के आकार के जो फूल हैं उसका एक चित्र लगा हुआ है। टायरलेस वैली है वहाँ पे ऑस्ट्रिया में, उसका चित्र जो कि पूरी पूरी घंटी के आकार के फूलों से भरी हुई है। ओपन हैंडेड मैप, एक ओपन हैंडेड मैप लगा हुआ है पूरे वर्ल्ड का। ओपन हैंडेड मैप का मतलब होता है विदाउट स्केल, मतलब यानी कि उसमें कोई पैमाना निर्धारित नहीं होता है। आप मैप जनरली देखेंगे, स्केल मैप होता है और एक ओपन हैंडेड होता है, जिसमें जो विदाउट स्केल होता है उसको ओपन हैंडेड बोलते हैं, जिसमें डिस्टेंस वगैरह जो है प्रॉपरली नहीं दर्शाया जाता है, सिर्फ संसार दिखता कैसा है वैसा समझाया जाता है उसमें, भाई यहाँ पे ये अटलांटिक है, यहाँ पे पैसिफिक है, इस तरीके से, लेकिन उनका डिस्टेंस वगैरह जो है वो मेंटेन नहीं होता है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वो पूरे संसार को प्रदर्शित करता है कि ये संसार है वास्तव में। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट वॉल्स हैव बीन रेफर्ड टू इन दीज लाइन्स, कौन सी वॉल का जिक्र हुआ है यहाँ पे। दे आर द वॉल्स ऑफ क्लासरूम इन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, तो जो स्कूल है, एक एलिमेंट्री स्कूल है किसी बस्ती में, स्लम के अंदर, उसके अंदर जो क्लासरूम है, क्लासरूम की जो दीवारें हैं उनका इसमें जिक्र किया गया है। व्हाट इज़ मेंट बाय शोर क्रीम वॉल, तो शोर क्रीम वॉल का यहाँ पे क्या मतलब है। व्हाट इज़ मेंट बाय शोर क्रीम वॉल, द वॉल्स आर डम्प एंड गिव द स्मेल ऑफ शोर क्रीम, तो कहता है कि वाल जो है वो गीली है, नमी युक्त है, ठीक है ना। ये शोर क्रीम वाल का मतलब क्या है, यहाँ पे वो नमी युक्त है और उससे जो स्मेल आती है वो ऐसी आती है जैसे खट्टी क्रीम से आती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, व्हाट डोनेशंस आर दीज ऑन द वॉल, उसमें डोनेशन जो दी गई है चित्र में, आपको मैंने अभी बताए थे, वो क्या क्या डोनेशन की चीज़ें जो हैं वॉल पर लगी हुई है वो आपको बताना है। और कौन कौन सी चीज़ें आपने पढ़ी हैं इसमें देखिए एक बार अपने स्टेंजा में। दे आर पिक्चर्स डोनेटेड बाय डिफरेंट पीपल्स, अ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर्स बस्ट, शेक्सपियर्स हेड की पिक्चर लगी हुई है उसमें एक। दूसरा है अनदर ऑफ अ क्लाउडलेस डॉन, क्लाउडलेस डॉन का एक चित्र लगा हुआ है। सिविलाइज्ड डोम, अनदर ऑफ अ कैथेड्रल डोम, जो चर्च का गुंबद होता है उसका एक चित्र लगा हुआ है।
एंड स्टिल अनदर ऑफ अ फ्लावरी वैली, और एक फ्लावरी वैली का चित्र लगा हुआ है। तो ये सब जो है वहाँ पे डोनेट की गई चीज़ें हैं जो वहाँ पे लगी हुई हैं। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई हैज़ द मैप बीन सेड टू बी ओपन हैंडेड। ओपन हैंडेड क्यों कहा गया है मैप को? द मैप हैज़ बीन सेड टू बी ओपन हैंडेड बिकॉज इट जनरसली शोज ऑल द वर्ल्ड टू whoever looks at it। तो जो भी कोई उस चित्र की ओर देखता है तो उसको संसार की एक आकृति देता है, इसलिए उसको ओपन हैंडेड मैप कहा गया है। वो वास्तव में वैसा नहीं है संसार जैसा होना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पे संसार का एक प्रतीकात्मक रूप है कि यहाँ जो द्वीप है इनके बीच में एक अटलांटिक है, इन द्वीपों के बीच में एक पैसिफिक है, नीचे आपका ये है, लेकिन उसका कोई पैमाइश नहीं दी गई है, तो उसको ओपन हैंडेड कहा जाता है। ओपन हैंडेड मैप होते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है आपका, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। वो कह रहा है कि वहाँ पे उसको दिखाई देता है, वहाँ पे संसार की सभी चीज़ें लगी हुई हैं। उस कमरे में संसार का मैप लगा हुआ है, टालिस वैली ऑस्ट्रिया का चित्र लगा हुआ है, कैथेड्रल डोम का चित्र, उन चित्रों में सभी चीज़ दिखाई देती हैं। फिर भी उन बच्चों के लिए वो मैप वाला संसार उनका संसार नहीं है। दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप, तो उनका संसार क्या है वास्तव में उनके लिए? वो खिड़की ही उनका संसार है जिसमें से उसको बाहर की दुनिया दिखाई देती है। तो यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि वास्तविकता में जो हमें दिखता है, जहाँ पे हम सर्वाइव करते हैं, जो कंडीशन हम झेलते हैं, वही हमारी दुनिया होती है, वही हमारा संसार होता है। बाकी की चीज़ें हमारे लिए सब व्यर्थ हैं। कागज़ में हम कितना भी कुछ देखें, कितना भी कुछ पढ़ें, ये ठीक वैसा ही है कि मैं कहूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ तक कागज़ पे एक सड़क निकाल दी है, और वो सड़क वास्तव में वहाँ जब तक बनेगी नहीं तब तक हमें उसकी सुविधा नहीं मिलेगी। तो वैसा ही वो संसार में जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो पिक्चर में उनको दिखाई दे रही हैं, तो वो उनका वास्तविक संसार नहीं है, उसका उनका वास्तविकता का उससे कोई मेल नहीं है। वो अपनी, भले ही आपके सामने मैं एक पिक्चर रखूं, उसमें बढ़िया बढ़िया मिठाई हो, सब कुछ हो, लेकिन वो आपको एक जो मिठाई का टेस्ट होता है वो उसमें आपको नहीं आएगा। जब आप उसको खाएंगे तभी आएगा। तो वो वास्तविकता से बहुत दूर है। ठीक वैसे ही जो ये बड़ी बड़ी पिक्चर्स, बड़ी बड़ी चीज़ें लगी हुई हैं, वो वास्तविकता से उनकी बहुत दूर है, उनकी पहुँच से बहुत दूर है। वेयर ऑल देयर फॉर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, वहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई गई है, जबकि उनका पूरा का पूरा फ्यूचर जो है वो उस जो धुंध पड़ रही है, जो फॉग कोहरा छाया हुआ है, उसके द्वारा, जैसे बाहर कोहरे में हमें धुंधली चीज़ें दिखाई देती हैं, तो वैसे ही उनका फ्यूचर भी अभी धुंधला है। वो फ्यूचर, उनका जो भविष्य जो है वो अभी उनको कहीं नज़र नहीं आता, वो ब्राइट नहीं है, उसमें कहीं भी क्लैरिटी नहीं है, वो तो अभी वो धुंधला है। जैसे कोहरे में हमें रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो वैसे उनको अपना भविष्य भी जो है वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, और उस कोहरे में वो एक संकरी सी गली, नैरो का मतलब क्या होता है? संकीर्ण, संकरी, स्ट्रीट गली, सील्ड इन विद अ लेड स्काई, और धूल मिट्टी और कोहरे में जैसे वो संकरी सी गली लास्ट में चल के वो बहुत दूर जैसे बंद होती हुई दिखाई देती है उनको। तो उनकी पहुँच, समझ कह रहा है कवि, बस वहीं तक है जहाँ तक उनको दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या चीज़ है वो भी उनको दिखाई नहीं देती हैं, और बाकी ये जो चीज़ें का वर्णन किया गया है ये तो बहुत दूर की बात है। फार फार फ्रॉम रिवर केप्स स्टार ऑफ वर्ल्ड्स, वो जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं वास्तविकता में, कि हम नदियों की बात करें कि नदियाँ हैं, घाटियाँ हैं, और सितारों की बात करें, तो ये उनके जीवन से बहुत दूर है। अगर हम उनको चांद के बारे में पढ़ाएं, मंगल ग्रह के बारे में पढ़ाएं, तो ये तो उनको बहुत समझ में नहीं आएगा। उनको तो अपनी गली का जो दूसरा सिरा है वो भी दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें भी कोहरा छाया हुआ है, और उसकी समझ भी नहीं है। तो ठीक उनका भविष्य भी वैसा ही है। तो बाहर की दुनिया से उनका कोई नाता नहीं है, वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं इसमें, हु आर द चिल्ड्रन रेफर्ड टू हेयर, तो कौन से बच्चे हैं जिनका जिक्र यहाँ पे कवि करता है इस स्टेंजा में? द चिल्ड्रन रेफर्ड टू हेयर आर द पुअर चिल्ड्रन लिविंग इन अ स्लम एरिया। वो स्लम एरिया कोई भी हो, तो जो किसी भी स्लम एरिया में जो बच्चे रह रहे हैं और ऐसे स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं,
जहाँ पे भविष्य नहीं है, तो उनका जिक्र जो है कवि यहाँ पर करता है। सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ देयर वर्ल्ड, तो उनका संसार क्या है, कौन सा संसार है उनका। देयर वर्ल्ड इज़ द विंडो ऑफ द क्लासरूम फ्रॉम वेयर दे कैन सी ऑल देयर फ्यूचर, तो उनका तो संसार वो खिड़की ही है जहाँ से उनको बाहर का वास्तविक दृश्य नज़र आता है, जहाँ से वो देख सकते हैं, और वही उनका फ्यूचर है। हाउ इज़ देयर लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर चिल्ड्रन, तो उनका जीवन जो है, उन बच्चों का जीवन जो है दूसरे बच्चों से कैसे भिन्न है। अदर चिल्ड्रन लिव अ हैप्पी लाइफ, दूसरे बच्चे जो हैं वो एक खुशनुमा जीवन जीते हैं। दे हैव ब्राइट फ्यूचर, उनका फ्यूचर ब्राइट होता है। बट द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम एरिया इज़ डल एंड ड्रेरी, तो उनका जो जीवन है, जो स्लम एरिया में रह रहे हैं, वो बहुत ही नीरस है, बहुत ही सूखा सूखा सा है, बहुत ही अभावपूर्ण जीवन है उनका। तो कवि यहाँ पे इस बात को दर्शाता है। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, तो कवि कहता है कि शेक्सपियर, उनके लिए जो शेक्सपियर की पिक्चर लगी है उनके लिए एक बुरा उदाहरण है। उनका शेक्सपियर से कोई लेना देना नहीं है, वो शेक्सपियर को समझते भी नहीं हैं कि कौन शेक्सपियर है। उनका नॉलेज इतना वास्ट नहीं है, उनकी जीवन की अभाव इतना है कि वो जीवन को अभाव को पूरा करने में लगे होते हैं। उनका लिटरेचर में, उनका साहित्य में, उनका फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र में कोई रुचि नहीं है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो ये मैप का पिक्चर लगा हुआ है ये भी उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि इसका कहीं भी उनके वास्तविक जीवन से कोई मेल नहीं है। ये चीज़ें तो उन्होंने अपने जीवन में कभी देखी नहीं है, वो अपनी गली से कभी बाहर निकले ही नहीं हैं। विक्ड का मतलब होता है यहाँ पे बुरा, तो शेक्सपियर इज़ विक्ड, तो यहाँ पे बच्चों को शेक्सपियर का एक चित्र दिखाकर उनकी गरीबी का जैसे मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है, ये एक बुरी बात है। यहाँ पे कवि यही कहना चाहता है, ये बैड एग्जाम्पल है। तो विद शिप्स एंड सन, विद शिप्स एंड सन का मीनिंग यहाँ पर है हाईली, जो चीज़ें होती हैं लग्जरी की, आरामदायक वस्तुएं होती हैं, वो जो चित्र में दिखाई दे रही हैं वहाँ पर। तो कह रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाना ये बहुत गलत बात है। एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और जो हमारी पहुंच से बाहर हैं वो हमें चीज़ें दिखा रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि वो हमें लालच दे रहे हैं, और उस लालच में वो उनको चोरी करना सिखा रहे हैं उनको, क्योंकि वो उनकी पहुंच से बाहर हैं, वो उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उनमें कैसी प्रवृत्ति पैदा हो सकती है, छीनने की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। तो ऐसे एग्जाम्पल जो है वो उकसाने का काम करते हैं, और ना कि उनको सही रास्ते पे लाने का काम करते हैं। तो कहते हैं ये उनके लिए बहुत ही बुरे एग्जाम्पल हैं। फॉर लाइफ दैट स्टिल टर्न इनटू कैंप होल्स, और कवि कहता है कि उनको वो चोरी करना सिखाते हैं, और इस तरीके से अगर वो ऐसा कुछ करते हैं अपराध की दृष्टि से, तो फिर उनका जीवन जो है वो इस प्रकार से एक नया मोड़ ले लेता है, और फिर उनका पूरा जीवन जो है, सलाइली का मतलब यहाँ पे होता है मक्कारी, गुप्त रीति से, धूर्तता से। तो धूर्तता से, मक्कारी से उनके जीवन को दोबारा से उस अंधेरे में जो है धकेल दिया जाता है, उन क्रैम्प्ड हॉल में धकेल दिया जाता है। जैसे चूहा होता है, एक बिल से निकलता है, दूसरे बिल में घुस जाता है, तो फिर वो ऐसे अपराध करने के बाद पूरी जीवन जो है छुपते रहते हैं, और वो सामने नहीं आ पाते, बिल्कुल अंडरग्राउंड होकर रह जाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और अब तो उनका जीवन धुंधला है जो कुछ दूर तक दिखाई देता है, और अपराध करने के बाद उनका जीवन कैसा हो जाता है, एक कभी ना समाप्त होने वाली एंडलेस रात की तरह से हो जाता है, जिसकी सुबह फिर कभी नहीं होती है। कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से क्वेश्चन इसमें है, हु आर देम रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन, हु आर देम रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन, द वर्ड देम in the first lines refers to the children living in a slum, तो जो बस्ती में रह रहे हैं उन बच्चों की ओर से, और जो है उनके लिए them शब्द का प्रयोग किया है कवि ने यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है who tempts them, तो उनको ललचाता कौन है, कौन ललचाता है उनको, the love of a big and sunny world, तो उनको जो बड़े बड़े चीज़ें दिखाई जा रही हैं
उनका प्रति जो उनको आकर्षित किया जा रहा है, द लव ऑफ अ बिग एंड सनी वर्ल्ड टेम्प्ट देम टू स्टील, वो उनको चोरी करने के लिए ललचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, व्हाट डज द पोइट से अबाउट देयर लाइव्स, उनके जीवन के बारे में कवि क्या कहता है। द पोइट सेज दैट दे स्पेंड देयर लाइव्स स्लाइली इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स एंड फॉर देम लाइफ इज़ ऑल फोगी एंड एन एंडलेस नाइट। तो वो अपना पूरा जीवन कहाँ बिताते हैं, एक क्रैम्प्ड हॉल में बिताते हैं, और उनके लिए एंड फॉर देम लाइफ इज़ ऑल फॉगी, पूरा जीवन जो है धुंध से भरा हुआ है, उसमें कहीं भी क्लियरिटी नहीं है, अस्पष्ट जीवन है उनका, मतलब कहीं पे भी श्योरिटी नहीं है। फॉगी जो उनका जो ये वर्ड लिया है, फॉग वर्ड का मतलब ये है कि अनिश्चितता, उनके जीवन में कहीं पे भी अनिश्चितता जो है, निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता से भरा हुआ है। कल क्या हो जाए तो कोई श्योरिटी नहीं है, कोई उनके पास जमा पूंजी नहीं है, कोई उनका जो है पक्का काम नहीं है। एंडलेस नाइट, और एक अंतहीन रात की तरह उनका जीवन जो है बीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, वाई इज शेक्सपियर डिस्क्राइब्ड एज विक्ट, शेक्सपियर को एक बुरा विक्ट क्यों बताया गया है, बुरी वस्तु क्यों बताया गया है उनको, उस पिक्चर को। द पोइट डज नॉट रियली मीन टू से दैट शेक्सपियर इज विक्ट, तो पोइट का मतलब ये नहीं है कि वो कहता है कि शेक्सपियर कोई बुरा है, शेक्सपियर बुरा नहीं है। ही ओनली मीन्स टू से दैट अ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर्स हेड इज ऑफ नो यूज हेयर इन अ स्लम, तो पिक्चर जो है शेक्सपियर के हेड की जो उनके बस्ती में लगी हुई है, उसका काम उनके लिए नहीं है, वो वहाँ उनके लिए बेकार है, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि उनको पहले जीवन की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो पूरा करना जरूरी है। इट कैन बी कॉल्ड विक्ड इन सेंस दैट इट विल टेम्प्ट द चिल्ड्रन टू स्टील इट अवे, तो वो उनको ललचा सकती है, ऐसी चीज़ें उनको मन में लालच पैदा कर सकती हैं, उनको गलत रास्ते पे ले जा सकती हैं, चोरी करना सिखा सकती है, कोई और अपराध के रास्ते पे उनको ले जा सकती है। तो इसलिए कवि कहता है कि ऐसे एग्जाम्पल उनके लिए बुरे हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कोहरे से अंतहीन रात तक। These words signifies that there is no cheer in the life of slum children, तो वो कहता है कि उनके जीवन में ये इस बात को दर्शाता है कि कोई खुशी नहीं है, जो स्लम चिल्ड्रन होते हैं, जो बस्तियों में रहने वाले बच्चे हैं। लाइफ इज़ ऑल फॉगी फॉर देम, पूरा जीवन उनके लिए धुंध से, कोहरे से भरा हुआ है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। विद नो रे ऑफ लाइट, उनके जीवन में कोई प्रकाश नहीं है। विद नो रे ऑफ लाइट एनीवेयर इन इट, उस जीवन में कहीं कोई प्रकाश नहीं है। इट इज़ लाइक एन एंडलेस नाइट फॉर देम, और ये एक एंडलेस नाइट की तरह से है। इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि जैसे अभी उनका बचपन है, उनको कहीं